विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में आज जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नर, यानी बहुत सारे कमिश्नर हम पढ़ चुके हैं, अन्य कमिश्नरों के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पॉपुलर कमिश्नर था वो रैमजे था। कौन? जिसको कि यहाँ के लोग राम जी बोलते थे, रैमजे नहीं बोल पाते थे, राम जी बोलते थे। रैमजे के बाद 1884 ईस्वी में एनोडोमिनी, ईस्वी मतलब एनोडोमिनी, 1884 में 7वां कुमाऊं कमिश्नर फिशर बने। 7वें नंबर के कौन है? फिशर। इनके ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना, पहले कौन दूसरे कौन। जैसे पहले ई गार्डनर है आपके, एडवर्ड गार्डनर, दूसरे कौन तीसरे कौन, और जितने भी कमिश्नर हुए उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना जब नोट्स बना रहे होंगे, और साथ में उनके मेन काम उसके सामने लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं और मेंस में भी जब आप लिखेंगे तो उसी प्रकार से लिखना होता है, फ्लो चार्ट बनाकर। ठीक है, तो 7वें कुमाऊं कमिश्नर कौन बने? फिशर बने। 8वां कुमाऊं कमिश्नर जी रॉस, यानी 1885 से 1887 बने, जिसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ये क्वेश्चन है, दो प्रकार से आएंगे ये क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन था? यानी लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने की? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने की। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम क्या था? एलन ऑक्टेवन, A.O. ह्यूम या एलन ऑक्टेवन ह्यूम। इतना समझ में आ गया? इनको शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, एलन ऑक्टेवन ह्यूम। ठीक है, एन ओल्ड मैन्स होप किताब लिखी इन्होंने, है ना, और बहुत सारा कुछ लिखा, लेकिन एन ओल्ड मैन्स होप, एक बूढ़े आदमी की क्या आशा। हु रोट द बुक एन ओल्ड मैन होप? एलन ऑक्टेवन ह्यूम। लेकिन अगर पूछ लिया कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तब आपने आंसर देना जी रॉस। क्या देना है? जी रॉस। भारत में वाइसरॉय कौन था? डफरिन। लेकिन कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? जी रॉस। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ और भी क्वेश्चन बनेंगे कि पहला अध्यक्ष कौन था, तब आपने बोलना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने? कौन बनर्जी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भी पूछेगा कि कांग्रेस की पहली बैठक कहां पे हुई थी, तो आपने बोलना है गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। जिस स्कूल में हुई थी उसका नाम क्या था? गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी उनकी पहली बैठक। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष कौन? दूसरा अध्यक्ष कौन? तीसरा कौन? और चौथा कौन? तो पहले बनते हैं बंगाली, दूसरे बनते हैं पारसी, दादा भाई नौरोजी। तीसरे बनते हैं कौन? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा कौन? अंग्रेज, जॉर्ज ह्यूले। पांचवा कौन? विलियम वेडरबर्न। तो शुरू के कम से कम 4 अध्यक्ष याद करके रखना, मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं हम ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नर में। 8वां कुमाऊं कमिश्नर मैंने कहा जी रॉस हुए 1885 से 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी समय हुई थी 1885 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कमिश्नर कौन था? कैम्बेल। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन था? कैम्बेल। 1906 से लेकर 1914 ईस्वी, 1906 से। आपको पता है कि सबसे कुख्यात जो वाइसरॉय है वो कर्जन है कर्जन। कर्जन ने कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन एक सबसे बुरा काम जो किया उसने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन करने के कारण ये कुख्यात हो गया। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या चला? स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। तो वहीं से पूछ रहा हो कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? कैम्पबेल। 1906 से 1914। और ये स्वदेशी आंदोलन ही वो आंदोलन है जिसके समय में हर बच्चे ने वंदे मातरम गाया था। आज वंदे मातरम जो है हमारा क्या राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने जनगण मन लिखा है। उन्होंने ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, चलो जी। कमिश्नर पी विडम 1914 से 1921 के समय कुली बेगार आंदोलन
प्रथम विश्व युद्ध और असहयोग आंदोलन हुआ था। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, कुछ कुछ क्या थी कुरीतियां, मतलब कुछ वो थे यहाँ पर जिनका अंत किया गया बाद में। तो कुली बेगार आंदोलन कब चला? पी विडम के समय चला। प्रथम विश्व युद्ध जो चला वो किस समय? पी विडम के समय चला, क्योंकि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और ऐसे ही असहयोग आंदोलन जो चला वो भी किसके समय चला? पी विडम के, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है पी विडम का वो 1914 से 1921 का है। ठीक है। असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग मतलब ये तो पता है ना कि गांधी जी कभी रिक्रूटिंग सार्जेंट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वो चाहते थे कि भारतीय लोग ब्रिटिशर्स सेना में भर्ती हों, लड़के जो हैं। हुए भी, उत्तराखंड से भी हुए, विक्टोरिया क्रॉस भी लिया उन्होंने, गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है कहाँ का? ब्रिटेन का। यहाँ के कई लोग शहीद हो गए कहाँ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किसकी तरफ से लड़ते हुए? ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए। और किसने अनुरोध किया था? गांधी जी ने अनुरोध किया था, इसलिए उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अब गांधी जी क्यों कर रहे थे ऐसा? गांधी जी चाह रहे थे कि स्वशासन मिले हमें, इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों का साथ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वशासन। और हमें मिला क्या? हमें जलियांवाला बाग मिला, हमें रॉलेट एक्ट मिला। रॉलेट एक्ट मतलब नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला गल घोटू अधिनियम मिला। मतलब जिसमें कोई अपील नहीं कर सकते थे, दलील नहीं कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, सीधे गिरफ्तारी थी। अगर आप पे शक हो गया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप क्या कर रहे हो, सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, तो आपको सीधे कैद किया जा सकता था, आप वकील नहीं करा सकते थे। तो रॉलेट एक्ट मिला। फिर क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांव के लोग बैसाखी का मेला देखने आ रखे, आपने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां चला दी, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, और कई लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी जब गोलियां रुकी नहीं डायर की। तो जब इस तरह की घटनाएं हुई तो गांधी की समझ में आ गया था कि बेटा अंग्रेजों का साथ देके कोई फायदा है नहीं, अभी तक हमने सहयोग किया, अब हम असहयोग करेंगे। तब चला असहयोग आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इतना समझ में आ गया। एक गलती, एक गड़बड़ थोड़ा हो गई कि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू होना था उस दिन सबसे बड़े नेता जो थे हमारे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछा, किस दिन हुई मृत्यु? डेट बताओ। मॉडर्न पढ़ चुके हो आप लोग भाई। स्टार्टिंग की डेट क्या है असहयोग आंदोलन की? 1 अगस्त 1920 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु का दिन है, और साथ में असहयोग आंदोलन के शुरू होने का भी दिन है। बाद में तिलक फंड बनाया गांधी जी ने, बोला 1 करोड़ रुपए जमा करेंगे हम तिलक के नाम पर, तिलक फंड। समझ में आया? तो पी विडम, इनके समय में कुली बेगार आंदोलन भी चला, प्रथम विश्व युद्ध भी चला, असहयोग आंदोलन भी चला। कुली बेगार आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? तो कुली बेगार आंदोलन के जो नेता थे वो 3 नेता याद रखने हैं आपने, कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा, दूसरे बड़े महान नेता हरगोविंद पंत जी, और तीसरे कौन? चिरंजी लाल जी। तो 1921 में 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में 40,000 समर्थकों के साथ जितने भी कुली बेगार के रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए, और इस प्रकार इस क्षेत्र से कुली बेगार प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा, कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पी विडम था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कौन था? पी विडम था। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उस समय कौन था? पी विडम था। याद हो गया पी विडम नाम? ठीक है। विडम के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बने? मिस्टर स्टाइफ को बनाया गया। किसको? मिस्टर स्टाइफ को बनाया गया। 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया। कमिश्नर डब्ल्यू इबर्टसन का कार्यकाल 1935 से 1939 ईस्वी था, एवं पौड़ी में इबर्टसन कांड 1930 ईस्वी में हुआ था। इबर्टसन कांड कब हुआ? 1930 ईस्वी में। कमिश्नर डब्ल्यू इबर्टसन का कार्यकाल 1935 से 1939। पौड़ी में इबर्टसन कांड की तिथि जो है वो क्या है? 1930। 21वां कुमाऊं कमिश्नर जो था वो GL विवियान था। ये 1939 से 1941 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, 1939 से 1941 के समय में GL विवियान। 22वां कमिश्नर JC एक्टन 1941 से 43, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है के समय, और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो
पहले जीवी विवियान भी था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेसी एक्टन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 का है और इसका कार्यकाल कब तक का, 1943 तक का है। हिडन होती है कुछ चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ग्वालियर टैंक, बंबई, अगस्त क्रांति मैदान, याद है? अगस्त क्रांति भी बोलते हैं उसको, भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना। ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर जो था वो डब्ल्यू फिनले था, 1943 से 47, जो भारत स्वतंत्रता के समय तक बना रहा। भारत की स्वतंत्रता तक जो बना रहा वो कौन था? डब्ल्यू फिनले। 23वें नंबर का इनका नंबर भी याद करना पड़ता है भाई, और नाम तो याद करना ही है। कार्यकाल से याद करके ये फायदा मिलता है कि जो घटना हो रही होती है ना, वो पता चल जाता है कि अच्छा इसके समय ही हुई भाई, है ना। जैसे इसके समय भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। वर्ल्ड वॉर तो काफी देर तक चला ना, 1939 में स्टार्ट हो गया, 1945 तक चला एक तरह से। तो वर्ल्ड वॉर के समय जी एल विवियान भी था, जेसी एक्टन भी था, डब्ल्यू फिनले भी, मतलब वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था इनके समय में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था, तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1940 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। वर्नाकुलर बोलते हैं देसी भाषा, वर्नाकुलर क्या बोलते हैं? देसी भाषा के स्कूल की स्थापना कब की गई? 1840 में। कहां पर? श्रीनगर में। सबसे पहले अंग्रेजों ने श्रीनगर में खोला। 1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया। 1854 डलहौजी का काल है, और डलहौजी के समय में ही क्या आया था? हाँ, वुड डिस्पैच आया था। क्या आया था? वुड्स डिस्पैच। तो वुड का डिस्पैच जो आया डलहौजी के समय में आया, उसके तहत 1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया। यहाँ पर उसकी रिकमेंडेशन को मानते हुए किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डलहौजी ने कहा है ऐसा यहाँ करने के लिए, पर जो वुड डिस्पैच था उसकी रिकमेंडेशन पर शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया होगा। 1857 ईस्वी में कुमाऊं में शिक्षा विभाग स्थापित हुआ, जिसका नाम कुमाऊं सर्किल रखा गया। क्या रखा गया? कुमाऊं सर्किल रखा गया। 1869 ईस्वी में ऑल सेंट्स कॉलेज, 1878 में सेंट मैरिज कॉन्वेंट, 1884 में विलेजली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ स्कूल स्थापित हुए। ये नाम सुने? सेंट जोसेफ। ये क्यों दिख रहे हैं आपको देहरादून वाली साइड में? सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, जो भी ये स्कूल अंग्रेजों के समय में खोले गए थे, इनका दो उद्देश्य थे। एक तो हम उनको चाहिए थे क्लर्क, जो कि क्या शरीर से काले हों लेकिन मुंह से इंग्लिश बोलते हो, समझते हो और लिखते हो। क्योंकि लिखत पढ़त के लिए क्या चाहिए होता है? मैकॉले की जो शिक्षा नीति है ना, आगे चलकर पढ़ेंगे आप, वो क्या मांगती है? क्लर्क मांगती है। इसीलिए आज भी हमारे दिमागों में ग्रुप सी भरा हुआ है। क्या बनना है जी? ग्रुप सी निकालना। ये मैकॉले की शिक्षा नीति का परिणाम है। यहाँ की शिक्षा नीति ने कभी भी आपको उद्योगपति नहीं बनाया, एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया, आपको क्या नहीं बनाया। अब जाके नई शिक्षा नीति आई है, देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये जो स्कूल थे इनके दो उद्देश्य थे खोलने के। एक तो क्लर्क निकल रहे थे यहाँ से, क्या निकल रहे थे? दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार भी हो रहा था। क्या हो रहा था? ईसाई धर्म का, क्योंकि इन स्कूलों में जो पढ़ते थे बच्चे, वो आधे क्या 80-90% वो ईसाई हो जाते थे। क्या हो जाते थे? ईसाई हो जाते थे। ठीक है। ऑल सेंट्स कॉलेज मैंने कहा 1869, 1878 का सेंट मैरिज कॉन्वेंट, 1884 का वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित हुए। और ये भी बता दूं कि इसमें जो पढ़ाने वाले जो लोग होते थे, जो कॉन्वेंट स्कूल होते थे, उनका ड्रेसअप सब वही फादर जैसा होता था। प्रिंसिपल भी फादर होते थे, नन होती थी, जितने भी पढ़ाने वाले होते थे उस जमाने में। और जीसस के प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और अन्य चीजें, जो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो चेंज करना था कुल मिला के। 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। कौन सी? रैमजे हाई स्कूल अल्मोड़ा में की गई। रैमजे हाई स्कूल को अल्मोड़ा में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में शिक्षा इंस्पेक्टर मेजर गार्डन की जगह बुद्धि बल्लभ पंत नियुक्त किए गए, और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव यानी बुनियाद यानी फाउंडेशन किसने डाली? आंसर बुद्धि बल्लभ पंत। उसके बाद
1877 ईस्वी में स्टॉनले स्कूल की स्थापना हुई, जिसे वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1850 में मिशन स्कूल की स्थापना हुई, जो आज CRST इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक कौन है? GR काला है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, मेमोरी ऑफ राज कुमाऊं के लेखक कौन है? GR काला। काला कास्ट होती है, कहाँ के होते हैं काला? सुमाड़ी के? अरे यार चंबोली के कहाँ होते हैं? श्रीनगर के ऊपर पौड़ी के होते हैं। एक ही गांव है कालाओं का, कौन सा? सुमाड़ी। श्रीनगर में रहे हो यार, ये नहीं पता? ये इनका गांव कहाँ था? हमारे जो हेमवती नंदन भगना थे, उनका था बुघानी। बुघानी के होते हैं भगना, पौड़ी में पड़ता है बुघानी। अरे श्रीनगर से आगे ही है। ऐसे सुमाड़ी के काला होते हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं नॉर्थ पोल पे भी कोई दिख जाए और जो बोले कि मेरा नाम ये है और नाम कास्ट जो है काला है, तो बता देना उन्हें कि आपका जो मूल निवास है वो कहाँ है? सुमाड़ी है, एक ही गांव है काला। ठीक है। अगला, ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था, जिसे गढ़वाल का पीटर कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछते हैं ग्रुप सी वाले, गढ़वाल का पीटर किसे कहा जाता है? आंसर ख्याली रमोड़ा। ख्याली रमोड़ा, क्योंकि इसने ईसाई धर्म की शिक्षा ले ली थी, तो प्रथम गढ़वाली था ये, इसलिए इसे गढ़वाल का पीटर कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद है ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन। ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन, तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया और साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रकार सरकारी वनों की नींव पड़ी। तो सबसे पहले ये काम किसने किया? ट्रेल, जिसके नाम पर ट्रेल पास है, जो कि बागेश्वर से पिथौरागढ़ जाता है। ट्रेल पास किसके बीच में है? बागेश्वर से पिथौरागढ़ के बीच में। 1826 में ट्रेल ने सरकारी उपयोग के लिए थापला भूमि को आरक्षित कर दिया, साल वृक्ष के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि साल चाहिए था इनको अंग्रेजों को। उन्होंने कहा भारतीय नहीं काट सकते। क्या कर रहे थे? साल का। आज भी जो चौखट लगती है ना दरवाजे पर, वो साल की लगती है। 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। साल वृक्ष ऐसा होता है कि 100 साल तक खड़ा रह सकता है, उसको काट दो 100 साल तक पड़ा रहेगा, दीमक नहीं लगेगी, और 100 साल उसको सड़ने में लगते हैं। इतना मजबूत लकड़ी होती है किसकी? साल की। ब्रिटेन वाले क्या करते थे कि यहाँ का जो जितना भी वुड प्रोडक्ट होता था उसको, क्योंकि वहां पर रेलवे जब बिछाई जा रही थी तो ट्रेन के बीच में, पहले पटरियों के बीच में लकड़ी लगती थी, ये पता है? वो भी यहीं से जाती थी। वो देहरादून जो ट्रेन बिछाई उन्होंने, रेल बिछाई, आपके लिए नहीं बिछाई घूमने के लिए, वो इसलिए बिछाई थी कि यहाँ से क्या कर सके वो, दोहन करके अपने पानी के जहाजों तक, और पानी के जहाज से कहाँ, क्योंकि बड़ी कीमती लकड़ी थी। दूसरा, ये जो FRI वगैरह ये जो बनाए इन्होंने, ये आपके पढ़ने और आपके शोध के लिए नहीं बनाए थे कि आप रिसर्च कर सको, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। ये इसलिए बनाए थे ताकि हमें कौन कौन से वुड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, उसके अध्ययन के लिए बनाए गए थे। आज भले ही उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। FRI जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये समझ में आ गया? ठीक है। तो साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध किसने लगाया? ट्रेल ने लगाया। ठीक है। 1858 ईस्वी में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया। प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आज बहुत अच्छा क्षेत्र है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, अगर आप जाते हो काफी उसमें क्या है, स्कोप है। तो वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया, जिसके लिए 1861 ईस्वी में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया और वन संरक्षण के कुछ नियम बनाए। भाई वन संरक्षण के नियम बनाए, थोड़ा सा इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमें कि वन संरक्षण के लिए क्या किए, नियम बनाए। वरना ये सारे वन आपको क्या दिखाई देते, कटे हुए दिखाई देते। लेकिन ये भी है कि इनके वन संरक्षण की वजह से पूरे उत्तराखंड में क्या हो गया, चीड़ हो गया। क्या हो गया? चीड़ फैल गया। चीड़ पहले काटते थे लोग, गांव के मकान बनते थे, शैतीरें जो होती थी चीड़ वीड़ की भी बनाते थे, अन्य चीजों के लिए भी काटते थे, तो चीड़ ज्यादा नहीं फैला। जब सरकार ने क्या कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो चीड़ क्या हो गया, इस राज्य में फैलने लगा, जो कि फिर क्या बन गया, दिक्कत कर, मतलब उसने क्या कर दिया, बंजर कर दिया काफी जमीन। ठीक है। चीड़ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? चीड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते नहीं होते, बारीक बारीक जो गिरते हैं, उनको पिरूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चीड़ से लीसा नामक एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे तारपीन का तेल बनता है। बिरोजा, तारपीन, राल,
है ना। ये सब किससे प्राप्त करते हैं हम? चीड़ से। तो उन्होंने तो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इसको संरक्षित किया अंग्रेजों ने, लेकिन क्या हो गया, एनवायरमेंट के लिए गड़बड़ हो गया। क्या? चीड़। अगला, ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया। ग्रुप सी का क्वेश्चन है भाई, ये ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तराखंड में जब वन विभाग था बनाया गया, उसके पहले महानिरीक्षक कौन थे? आंसर, डिट्रिच ब्रेंडिस। डिट्रिच ब्रेंडिस। थोड़ी देर में फिर पूछूंगा मैं एक नाम आपसे, डिट्रिच ब्रेंडिस। ब्रेंडिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया। 1858 ईस्वी से 1868 तक रैमजे ने जंगलात अफसर पद पर कार्य किया। रैमजे ने जंगलात अफसर पद पर कार्य किया। 1868 में कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना हुई और 1869 ईस्वी में कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्यभार मेजर पियर्सन ने संभाल लिया। अब सुनो, जो यहाँ के लोग थे वो वनों पर निर्भर थे। किस पर? अब जब अंग्रेजों ने वनों को संरक्षित कर दिया और लकड़ी काटने पर, अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो यहाँ की जो मूल आवश्यकताएं थी उन पर प्रभाव पड़ा। जैसे गाय भैंस का जो चारा आता था वो कहाँ से आता था? वनों से। प्रतिबंध लगा दिया, नहीं भी ये सरकारी भूमि है, यहाँ नहीं आ सकते। लकड़ी काटने, पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले तो गाँव में जब शादी होती थी तो अपना एक पेड़ होता था, उसको काटा जाता था, उसके बाद उसी में सारा खाना वाना बनता था। अब जब इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो इसीलिए इसी प्रतिबंध के कारण उत्तराखंड के लोगों और वन विभाग के बीच में कभी नहीं बनी। यानी ब्रिटिश वन कानून के विरोध में हमेशा यहाँ पर क्या होता रहा? आंदोलन होता रहा और इनके बीच में झगड़े चलते रहे। इतना समझ में आया? ठीक। और वो चीज, वो परंपराएं, जो वन कानून है वो बहुत हद तक उस समय के हैं, अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं, और वो काफी हद तक अभी भी लागू होते हैं। कभी कभी सुना होगा आपने, घास लेने वाली महिलाओं से घास छीन लिया गया, सुना है? नेशनल पार्क और जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वहां के अलग नियम होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आप मतलब एक जगह पर आप चुग सकते हो लकड़ी, और एक जगह पर आप अंदर नहीं जा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, चुग नहीं सकते। आप जो गिरी हुई हैं वो भी नहीं चुग सकते वहां से। चुग मतलब उठा नहीं सकते, है ना। अच्छा जी, भारतीय वन अधिनियम 1878 ईस्वी में पारित हुआ, जिसके तहत वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान था। भारतीय वन अधिनियम 1878, ये ध्यान रखना है, इसके कई क्लॉज आज भी लागू होते हैं। ठीक है। 1890 ईस्वी में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू किया गया। लीसा टिपान का मतलब समझते हो? मैंने कहा चीड़ का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि कच्चा भी जल जाता है, जिसकी लकड़ी क्या है? धुआं देता है लेकिन कच्चा भी जल जाता है। वनाग्नि का प्रमुख कारण यही है, चीड़। चीड़ जहां पर होता है उसके नीचे जब पिरूल गिरता है तो वहां पर जो चीज, कोई वनस्पति नहीं होती उसके अगल बगल, और बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है? सूखा कर देता है उस प्रदेश को जहां पर चीड़ होता है। ये पता है? इन्होंने क्यों किया? क्योंकि लीसा टिपान करना था। लीसा से क्या बनता है? क्योंकि फर्नीचर उद्योग में जो तारपीन का तेल है या अन्य जो तेल हैं वो इसी लीसे से निकलते हैं। ठीक है। तो लीसा टिपान का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1890। तो ये 1890 में जो चीड़ को वो किया ना इन्होंने, वो आज समस्या कारण बना हुआ है उत्तराखंड के। चलो, 1893 ईस्वी में सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 1894 ईस्वी में एक अधिसूचना द्वारा 8 प्रजाति के वृक्षों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, जिससे इन प्रजातियों को सरकार की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता था। ठीक। 1902 अधिसूचना द्वारा भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और मालवा ताल आदि में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया। कहां पर? भाई यहाँ के लोग, कुमाऊं के लोग भीमताल में, नौकुचिया ताल में, 9 कोनों वाला ताल है नौकुचिया ताल, सात ताल में, मालवा ताल में मछली पकड़ते थे, अपना मछली भात खाते थे। अब अंग्रेजों ने कहा नहीं जी, मछली आप नहीं पकड़ सकते यहाँ से, तो टकराव नहीं होगा। तो यहाँ की जनता और सरकार के बीच में क्या, अंग्रेज सरकार के बीच में टकराव होता रहा। 1903 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया, एक बंद सिविल वन, दूसरे खुले सिविल वन। बंद सिविल वन और खुले सिविल वन। स्टीफी और नेल्सन ने 1911 से लेकर 1917 ईस्वी में वन बंदोबस्त किया। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, 11 से 17 में वन बंदोबस्त करने वाले अंग्रेज अफसर कौन थे? आंसर, स्टीफी और नेल्सन। 1921 ईस्वी में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को
थकलोडी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। भाई जब आप जंगलों में जाने ही नहीं दोगे, सबको संरक्षित कर दोगे, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, तो क्या करेगी महिला? आग लगा दी उसने जंगल में। क्या कर दी? नारी शक्ति तो पहले से ही उत्तराखंड की क्या थी? हा? मतलब महिला सशक्त थी ना यहाँ की, उसने क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो कौन है वो? सोमेश्वर की दुर्गा देवी। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर दुर्गा देवी, ब्रैकेट में सोमेश्वर, दुर्गा देवी ब्रैकेट में। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, गिरफ्तार होने वाली, जेल जाने वाली, तो बिस्नी देवी शाह। अब किसका नाम आएगा? अच्छा, मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च 1921 में धारा 107 के तहत हुई थी। तो जेल जाने वाले पहले आदमी कौन है? यहाँ से पुरुष कौन है? मोहन सिंह मेहता है। तो मैंने कहा 3 क्वेश्चन बन गए। अगर बोलेगा क्षेत्रीय, क्योंकि ये समस्या है क्या? क्षेत्रीय है कि भैया हमें जंगल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये जंगल तो हमारे हैं, हमारे पुरखों के हैं, आप कौन होते हैं जंगलों को अपना बताने वाले? अंग्रेजों से बोला गया। तो तब दुर्गा देवी ने आग लगा दी थकलोडी के जंगलों में। तो आग लगा दी तो धाराएं लगी, कैद हो गई 1 महीने के लिए। तो अगर पूछेगा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, तब आएगा दुर्गा देवी सोमेश्वर। अगर आएगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला, तब आएगा बिस्नी देवी शाह। और अगर आ गया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन, तो मोहन सिंह मेहता। और कालू मेहरा कौन? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव कालू मेहरा, क्रांतिवीर संगठन जिन्होंने बनाया था। ठीक है, चलो 1869 इसमें ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर का पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1869। गढ़वाल में वन को 4 भागों में बांटा गया, पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी दून के वन और उदयपुर के वन। कौन कौन से वन? पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी दून के वन और उदयपुर के वन। वन अधिकारी नेल्सन ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा। दिसंबर 1914 ईस्वी में गढ़वाल वनों को 2 भाग, उत्तरी वन और दक्षिणी वन में बांटा गया और 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया गया। 2 डिवीजन थे, नॉर्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन, दोनों डिवीजन को एक कब किया गया? 1924 में। 1916 में ऑस मास्टन ने उत्तरी गढ़वाल और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। ऑस मास्टन ने उत्तरी गढ़वाल के लिए और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई। 1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना हुई, जिसके सेक्रेटरी जो थे, सचिव जो थे, वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। सचिव मतलब सेक्रेटरी, कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। 1916 कुमाऊं संघ। और क्यों की कुमाऊं संघ की स्थापना क्यों की गई थी? वन समस्याओं के निराकरण के लिए, वन समस्याओं के निराकरण के लिए। इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं टिहरी रियासत का वन प्रबंधन।